नमस्कार मित्रों, मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा कैरियर मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट बहराइच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट जूनियर लेवल के क्वेश्चंस को। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, जो पहला यहाँ पर हम पहला पार्ट हल कर रहे होंगे वो आपके बाल विकास का होगा। तो आइए पहले देखते हैं बाल विकास के क्वेश्चन। देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है वो क्या कह रहा है, एक सेकंड। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। आपको बताना है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो देखिए, खेल तथा व्यायाम आपका सेकंड है, वंशानुक्रम और साथ ही साथ वातावरण। मतलब मेरे बच्चों, ये तीनों प्रभावित करते हैं हमारे किसको, शारीरिक विकास को। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब हमारे शारीरिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो आप बोलेंगे सर खेल तथा व्यायाम ये भी प्रभावित कर रहा है हमारे शारीरिक विकास को, वंशानुक्रम तो प्रभावित करता ही है, साथ ही साथ वातावरण भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे यह बोला जा रहा है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन है ना, निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि जो हम बुद्धि लब्धि की गणना करते हैं वो किस फॉर्मूले से करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि बुद्धि लब्धि की गणना का जो सही फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, MA/CA और इंटू क्या होता है 100। ठीक है, अब आप देख लो यहाँ पे कौन से विकल्प में ये है। तो MA का मतलब क्या होगा, आप बोलेंगे मेंटल एज, जिसको हम बोलेंगे मानसिक आयु, और बटे क्या होता है आपकी वास्तविक आयु, और गुणे क्या होता है मेरे बच्चों, तो गुणे होता है 100। ठीक है, मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे क्या करते हैं 100, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए आइए देखिए बच्चों, जो अगला है वो आपसे क्या पूछा जा रहा है, विचारात्मक चिंतन। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। ठीक है, आपको बताना है कि जो विचारात्मक चिंतन है इसकी चर्चा किसने की है, मतलब इस पर बात किसने की है। तो पहला है ड्रेवर महोदय, दूसरा है वुडवर्थ, तीसरा है डीवी और चौथा है रॉस। तो आप सभी को पता है कि विचारात्मक चिंतन की बात किसने की है, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब डीवी महोदय ने। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आइए बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है। ध्यान रखना क्या पूछा गया है, कौन शामिल नहीं है। तो पहला है कल्पना, दूसरा है सामान्यीकरण और तीसरा है अवलोकन, चौथा है प्रयोग। तो आप सभी को पता है इसका सही जवाब क्या है, तो आप बोलेंगे कौन नहीं है। तो आपका अवलोकन भी है, सामान्यीकरण भी है, प्रयोग भी है, केवल एक विकल्प ऐसा है जो इसके स्तर में नहीं आता। वो स्तर कौन सा है, आप बोलेंगे कल्पना। कल्पना इनके स्तर में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सीखी गई बात को, एक सेकंड बच्चों, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कहा गया, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में क्या असफल होना क्या कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या है, चिंतन है, धारणा है, स्मरण है। तो मेरे बच्चों ना तो चिंतन है, ना ही धारणा है और ना ही क्या है, स्मरण है। तो बताइए जब ये तीनों विकल्प आपके नहीं है तो यहां पर आप बोलेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर करेक्ट होगा, जिसको क्या बोलेंगे, बी स्मरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। मतलब यहां आपको यह बताना है कि चार विकल्प आपके पास हैं, चार में से तीन विकल्प ऐसे हैं जो आपस में क्या है, आपस में मैच करेंगे, मतलब एक जैसे हैं। आप ऐसे कह सकते हो, जिसको आप बोल सकते हो ऑड मैन आउट। ठीक है, जैसे हम रीजनिंग में एक टॉपिक पढ़ते हैं ऑड मैन आउट, जिसको बोलते हैं विषम छाटी है, वही यहां पर भी है कि तीन ऑप्शन आपके एक जैसे हैं और चौथा भिन्न है, मतलब चौथा कहीं और से लिया गया, तीन एक जैसे होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा भिन्न है। पहला कह रहा है ड्रॉ ए मैन परीक्षण। ठीक है, दूसरा है रेवेन का परीक्षण, तीसरा है TAT और चौथा है 16 PF। ठीक है बच्चों, तो देखो 16 PF TAT, ध्यान रखना ये वाला, और आपका ये 16 PF और साथ ही साथ ड्रॉ ए मैन परीक्षण,
ये तीनों जिस पर मैंने स्टार लगाए हैं ये तीनों व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। ठीक है, ये तीनों व्यक्तित्व से संबंधित हैं, जबकि जो रेमन का परीक्षण है ये किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे सर ये बुद्धि से संबंधित है। तो बताइए जब ये तीनों एक जैसे हैं तो भिन्न आपका कौन सा हुआ? तो आप बोलेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या होगा? भिन्न होगा, क्योंकि मेरे बच्चों ये बुद्धि से संबंधित है, जबकि ये तीनों जो हमारे विकल्प हैं जिसमें मैंने स्टार लगाया हुआ है ये सारे हमारे व्यक्तित्व से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर यहां पर सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन स्टैट्स का है, मतलब स्टैटिस्टिक्स का, जिसको सांख्यिकी बोलते हैं। देखो बच्चों क्या पूछा गया है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मुझे क्या बताना है मेरे बच्चों? आप बोलेंगे मध्याह्न। मध्याह्न का मतलब यहाँ मीडियन हमको बताना है, मतलब माध्यिका बतानी है। तो आप सभी को पता है कि माध्यिका क्या है? दिए गए आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो पद मध्य में पड़ता है वही दिए गए आंकड़े की क्या हो जाती है? तो आप बोलेंगे सर माध्यिका हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आरोही और अवरोही में पहले मुझे अरेंज करना है, लेकिन अगर हम आंकड़े को देखें तो हमारा आंकड़े जो हमारा डाटा है वो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये ऑलरेडी आरोही क्रम में है, मतलब आप बोलोगे बढ़ते क्रम में सेट है। तो मुझे करना क्या है? डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि मध्य पद में कौन पड़ा है? तो देखो 7, 8 दो इधर निकाल दीजिए, 11, 12 दो इधर निकाल दीजिए, बताइए बीच में कौन बचा? आप बोलेंगे 9 और 10। बस करना क्या है मेरे बच्चों? 9 और 10 को हमें ऐड करना है और बटा क्या कर देना? 2 कर देना। तो 9 और 10 कितना हो गया? 19, और 19 को 2 से जब भाग लगाएंगे तो आप बोलेंगे 9.5। बताइए इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सर 9.5, मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूझ का, यहां देखिए, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बच्चों पहला ऑप्शन है स्किनर महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है हिगार्टी, तीसरा है थॉर्नडाइक महोदय ने, और चौथा है गेल्टास वादी मनोवैज्ञानिक। तो आप क्या बोलेंगे? तो भैया जो सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया है वो गेल्टास वादियों के द्वारा किया गया है। मतलब आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, जिसमें हमारे वर्दीमर साहब हो गए, गुप्ता साहब हो गए, साथ ही साथ यहाँ पर हम कोहलर महोदय हैं, वो तीनों हमारे किस में आएंगे? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4, मतलब गेल्टास वादियों के द्वारा सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का क्या किया गया? प्रतिपादन किया गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए बच्चों देखिए, मैकडूगल, एक सेकंड बच्चों, देखिए मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। किसका? चिंतन का? बिल्कुल नहीं। संवेदना का? नहीं। संज्ञान का? नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आपने 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग के बारे में बात की है। और किसने की है इसके बारे में? 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग उसके, तो किसने बात की है? तो आप बोलेंगे मैकडूगल साहब ने बात की है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट होगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक सेकंड, देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। फिर से सुनिए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। कल्पना, संवेदना, अभिप्रेरणा, या चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो आप क्या बोलेंगे? क्या कल्पना होगी? नहीं। संवेदना? बिल्कुल नहीं। अभिप्रेरणा भी नहीं हो सकती। आपका एक ही ऑप्शन बचता है और एक ऑप्शन जो बचा वो क्या है? आप बोलेंगे सर प्रत्यक्ष ज्ञान। मतलब बोल रहा है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाएगा? तो मेरे बच्चों आप क्या बोलोगे? सर प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक सेकंड बच्चों, अगला क्वेश्चन है पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि, ध्यान रखना, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? अब आप बताइए। पहला ऑप्शन है सिरिल बर्ट ने, दूसरा बर्टन हॉल ने, तीसरा गॉर्डन ने, चौथा सोलेन ने। तो आप बोलेंगे जो पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की बात की है वो किसने की है? तो आप सभी को पता है इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, मतलब बोलेंगे सिरिल बर्ट। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं बच्चों और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक सेकंड बच्चों, आइए देखिए बच्चों, अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से आप क्या बोलेंगे, भिन्न है। तो यहां पर देखिए वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, ये आपका क्या होगा, तीनों होगा। लेकिन यहां पर जो अभिक्षमता है वो इससे क्या है, उत्तम परीक्षण से अभिक्षमता क्या होगी, आप बोलेंगे इसकी विशेषताओं से ये भिन्न है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मतलब आप बोलेंगे यहां पर पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। आपको इसमें बताना है बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो देखिए बहुतत्व का सिद्धांत, ये तो बुद्धि का है, जिसको किसने दिया था, तो आप बोलेंगे थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। किसने दिया था, थॉर्नडाइक महोदय ने इसकी बात की थी। अब अगर बात करें प्रत्यागमन का सिद्धांत, तो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए एक तत्व का सिद्धांत, जो एक तत्व यूनिफैक्टर है, उसकी बात की थी विनय और साइमन महोदय ने, मतलब आप बोलेंगे विनय साइमन महोदय ने। ठीक है, तो यहां पर यह भी बुद्धि से संबंधित है। और अगर हम चौथे की बात करें द्वितत्व का सिद्धांत, तो ये बोलेंगे टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो आप बोलेंगे स्पेयरमैन साहब ने दी थी। ठीक है, तो बच्चों ये तीनों आपकी बुद्धि से संबंधित है। बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, एक तत्व का सिद्धांत विनय साइमन महोदय ने, साथ ही साथ द्वितत्व का सिद्धांत आप बोलेंगे स्पेयरमैन साहब ने दिया। तो बताइए जब ये तीनों बुद्धि से ही संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2। मतलब प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि से संबंधित मेरे बच्चों नहीं है। ये किससे संबंधित है, ये बोलेंगे सर वंशानुक्रम से संबंधित है। ठीक है, मतलब बहुतत्व, एक तत्व और द्वितत्व का सिद्धांत आप बोलेंगे तो ये बुद्धि से संबंधित है। लेकिन जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है ये आप बोलेंगे सर ये वंशानुक्रम से संबंधित है। इसी वजह से जो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये देखिए निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, आपको ये पहचान के बताना था कि कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो आप कौन सा बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि ये किसका सिद्धांत है, आप बोलेंगे वंशानुक्रम का सिद्धांत है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं आपसे पूछा रहा है, तो थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो मेरे बच्चों ये तीनों, भाई थायराइड भी है, एड्रिनल भी है, पीयूष भी है, केवल एक ग्रंथि ऐसी है जो क्या नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, और वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड। मतलब आप बोलेंगे कि सर जो हमारी लार ग्रंथि है वो क्या नहीं है, आप बोलेंगे वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और आपने अच्छा किया होगा पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी, सेकंड स्टेज आपसे पूछ रहा है कि प्याजे महोदय ने जो 4 अवस्थाएं दी थी उसमें द्वितीय अवस्था मतलब सेकंड स्टेज क्या है, आप बताइए। देखिए पहला है मूर्त संक्रिया अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदनात्मक गामक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संक्रिया अवस्था। ठीक है, तो देखिए जो मूर्त संक्रिया अवस्था है जिसको कॉन्क्रीट स्टेज बोलते हैं वो आपकी आती तीसरी अवस्था इनकी है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये हमारी सेकंड स्टेज होगी और संवेदनात्मक अर्थात सेंसरी मोटर क्या होगी, ये पहली अवस्था होगी और औपचारिक फॉर्मल तो आप ये बोलेंगे ये चौथी अवस्था होगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया था मेरे बच्चों, आपसे पूछा गया था प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है, मतलब आपको क्या बताना था यहां पर सेकंड स्टेज कौन सी है, तो आप बताइए सेकंड स्टेज कौन सी है, आप बोलेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर यहां पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए बच्चों देखिए अभी इससे पहले हमने क्या समझा था, इससे पहले ऊपर एक क्वेश्चन आपने किया ही है कि कैसे हम बुद्धिलब्धि काउंट करते हैं, बुद्धिलब्धि कैसे कैलकुलेट करते हैं, अर्थात बुद्धिलब्धि की गणना हम कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों उसी के आधार पे क्वेश्चन है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है। तो मेरे बच्चों अभी आपको पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि जो बुद्धिलब्धि कैलकुलेट की जाती है वो कैसे की जाती है, तो आप बोलेंगे MA बटा क्या होता है CA और गुणे क्या होता है 100। ठीक है,
एमए का मतलब मेरे बच्चों होता है मेंटल एज, मेंटल एज का मतलब मानसिक आयु। आप बताइए मानसिक आयु कितनी है, तो आप बोलेंगे 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। ठीक है, इसका मतलब है जो मानसिक आयु है वो क्या है 8। ठीक है, मानसिक आयु 8 है। वास्तविक आयु कितनी है, तो आप बोलेंगे 5 वर्ष का मोहन है, इसका मतलब वास्तविक आयु उसकी कितनी है 5। गुणे कितना कर देना है मेरे बच्चों, गुणे कर देना है 100। 5 से अगर इसको कटाएं तो कितना आएगा 20, और 20 अट्ठे कितना हो गया 160। आप बताइए आप क्या बोलेंगे कि उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है, तो आप बोलेंगे 160, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है। तो मेरे बच्चों अभी आपको समझाया गया था कि बुद्धिलब्धि कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एमए बटा सीए और गुणे क्या करते हैं 100 करते हैं। मतलब आप बोलेंगे कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु और गुणे क्या कर देना है 100 कर देना है। हमको क्या पता चल जाएगा, हमें बोलेंगे कि हमें बुद्धिलब्धि पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा आईक्यू, एक सेकंड बच्चों, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालिकों का प्रशिक्षण, ध्यान से समझना, प्रशिक्षण योग आईक्यू स्तर कहलाता है। तो मेरे बच्चों आप सभी को पता है कि इनमें से कौन सा होगा, 35 से निम्न नहीं, 70 से 79 नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड, 36 से 49। ठीक है, इसमें जो आप बोलेंगे इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग आईक्यू स्तर कहलाता है, तो आपका आंसर जो होगा वो सही आंसर क्या होगा, 36 से 49। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, रोशा इंकब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अभिक्षमता, दूसरा है रुचि, तीसरा है बुद्धि, चौथा है व्यक्तित्व। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रोशा इंकब्लॉट टेस्ट, और आपने पढ़ा भी है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है व्यक्तित्व मापन के लिए। और मेरे बच्चों आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक कैसी विधि है, तो आप बोलेंगे प्रोजेक्टिव मेथड है, मतलब आप बोलेंगे प्रक्षेपी विधि है। ठीक है, प्रक्षेपी विधि तो है ही है, लेकिन इसको दिया किसने, तो आप बोलेंगे इसको दिया था हरमन रोशा महोदय ने। ठीक है, तो आपको यहां पर यह चीज ध्यान रखना है कि रोशा इंकब्लॉट टेस्ट किससे संबंधित है, आप बोलेंगे व्यक्तित्व से संबंधित है। और ये कैसी विधि है, तो आप बोलेंगे एक प्रोजेक्टिव मेथड है, मतलब एक प्रक्षेपी विधि है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि या, एक सेकंड बच्चों, आइए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि या विस्मृति का कारण नहीं है। ठीक है, या विस्मृति का कारण नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन है सीखने की दोषपूर्ण विधियां विस्मृति का कारण नहीं है, मानसिक द्वंद्व विस्मृति का कारण नहीं है, सीखने में कमी विस्मृति का कारण नहीं है, या स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं है। तो देखिए ये तीनों विकल्प आपके क्या हैं, निगेटिव है। मतलब यहां बोलेंगे सीखने की दोषपूर्ण विधियां, मानसिक द्वंद्व और सीखने में कमी। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा कारण नहीं है, आपको यहां पर देखिए क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4, मतलब स्मरण करने की इच्छा। अब क्या आप नहीं बोलेंगे कि यह विस्मृति का कारण नहीं है, आपको क्या बोलना है कि स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं है। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति, जो हमारे न्यूमेरिकल डाटा होते हैं को, जो डाटा होता है को एकत्र करने अर्थात कलेक्ट करने, कलेक्शन ऑफ डाटा, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, प्रेजेंटेशन, और तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह क्या कहलाता है। तो मेरे बच्चों वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, मतलब आप ऐसे समझ लो कि जो हमारे आंकड़े होते हैं, मतलब आप बोलोगे कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर आप बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, जिसमें हम इसकी बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, उनको कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, उस पर कैसे विश्लेषण किया जाएगा। तो ये किसमें करते हैं, तो आप बोलेंगे ये किया जाता है सांख्यिकी में, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक
व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे? व्यक्तिनिष्ठ विधि है, तो आप बोलेंगे पहला क्या है? प्रायोगिकरण, दूसरा अंतर्दर्शन, तीसरा निरीक्षण और चौथा क्या है? बहिर्दर्शन। तो मेरे बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, अंतर्दर्शन। और किसने बात की थी, किसने दिया इसको? तो आप बोलेंगे विलियम उंट महोदय ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि अल्बर्ट बंडूरा महोदय किससे संबंधित है? मनोलैंगिक विकास, बिल्कुल नहीं है भाई। संज्ञानात्मक विकास की भी इन्होंने बात नहीं की। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी। तो आप बोलेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा थर्ड सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। मतलब जो अल्बर्ट बंडूरा साहब थे वो किससे संबंधित थे? आप बोलेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक सेकंड बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? ठीक है, रुचि द्वारा, थकान द्वारा, परिपक्वता द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा। तो आप सभी को पता है किसके द्वारा बनता है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब थकान द्वारा। बच्चों यहाँ पर जो हमारा पठार निम्न में से अगर पूछा जाए अधिगम में पठार निम्न में से किससे बनता है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड, थकान द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दर्पण चित्र परीक्षण। एक सेकंड बच्चों, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अभिरुचि को, सृजनात्मकता को, अधिगम की गति को और अधिगम अंतरण को। तो आप सभी को पता है कि इसका जो सही जवाब होगा वो सही आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब अधिगम की गति को। मेरे बच्चों जो दर्पण चित्र परीक्षण है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अधिगम की गति को मापने के लिए प्रयुक्त में या प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सेकंड, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो क्लाउड पिक्चर परीक्षण आप बोलेंगे तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आप बोलेंगे ये व्यक्तित्व के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल कलाकारों में, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, केवल मनुष्यों में, केवल चूहे तथा बिल्लियों में। तो मेरे बच्चों मूल प्रवृत्ति आप बोलेंगे सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों दिया गया है कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। तो आप बोलेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 21A। मतलब जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है वो किस आर्टिकल के तहत किया गया? आप बोलेंगे वो आर्टिकल है 21A, मतलब आप बोलेंगे 21A। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं और अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। आइए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? मतलब कैसे क्लासिफाइड इन्होंने किस किस में किया है? तो मेरे बच्चों लंबकाय, गोलकाय, सुडोलकाय, तीनों में इन्होंने वर्गीकृत किया है। इसका मतलब तीनों जब ऑप्शन सही है तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आओ बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है टीईटी, ध्यान रखना क्या बोला है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? मूल्य का, बौद्धिक क्षमता का, अभिक्षमता का या अभिवृत्ति का? तो आप बोलेंगे टीईटी का उद्देश्य जो होता है वो अभिक्षमता अर्थात एप्टीट्यूड के मापन के लिए होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस डीपी का, मतलब बाल विकास का ये आखिरी प्रश्न है। आओ देखते हैं, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो संघनन का सिद्धांत मेरे बच्चों किसकी व्याख्या करेगा? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, स्मृति की व्याख्या करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।